Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, today we are going to start a new chapter, gravitation, and in this part we'll learn about gravity and universal law of gravitation. In your previous chapter, you have learnt about force and motion. Previous chapter की बात बच्चों इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो हमारे इस चैप्टर में भी काम आने वाले हैं. ओके, लेट्स. व्हाट इज ग्रेविटी? बच्चों, in our daily life we see many examples of gravity, like if we drop a ball from a height, it falls towards the earth. If we drop any object, it falls towards the earth. Okay, you know that. अब मैं आपसे पूछती हूँ, और आपको क्या पता है ग्रेविटी के बारे में? तो बिल्कुल आपको याद आती है एक स्टोरी. कौन सी स्टोरी बच्चों? यस, कि एक पर्सन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए हैं और उनके सिर पे आके एक एप्पल गिरा. तो बच्चों कौन थे वो पर्सन? यस, द ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, द डिस्कवरर ऑफ ग्रेविटी. ओके, तो बच्चों एप्पल उनके सिर पे गिरा या उनके सामने गिरा, ये मेन बात नहीं है. मेन थिंग इज दैट कि एप्पल को उन्होंने गिरते हुए देखा और देखते ही उनके माइंड में एक थॉट आया. क्या थॉट आया बच्चों? हाँ, सिंपल, जो आप भी सोचते हो कि ये एप्पल जो है नीचे ही क्यों गिरा, ये लेफ्ट राइट नहीं गया, ये ऊपर भी जा सकता था, बट ये नीचे ही क्यों गिरा. फिर उन्होंने सोचा सारे ही ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरते हैं. तब उन्होंने सोचा कि यस, ज़रूर अर्थ में ही कोई अट्रैक्शन का फोर्स है, कोई ऐसा फोर्स है जिससे वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, पुल कर रही है. ठीक है. अब भाई न्यूटन जो थे वो सिर्फ अर्थ की बात नहीं करते थे, वो तो चांद तारों की, पूरे यूनिवर्स की बात करते थे. तो उन्होंने सोचा कि ये जो मून है विच इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड दी अर्थ, ये भाई क्यों नहीं अर्थ से अट्रैक्ट हो रहा, ये क्यों नहीं आकर गिर रहा, और क्या ऐसा रीज़न है कि ये एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व कर रहा है. इस चीज़ को भी उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया. ठीक है, तो इसे समझने से पहले हम एक एक्टिविटी रिकॉल करते हैं. वी रिकॉल एन एक्टिविटी. यस, लुक एट द पिक्चर. क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? क्या करना है एक्टिविटी में? आपने ज़रूर बचपन में ये खेल खेला होगा, है ना. अगर भूल गए हो तो दोबारा करके देखना. क्या करना है? एक छोटा सा थ्रेड का पीस लेना है और एक एंड पे एक स्मॉल स्टोन उस पर बांध देना है और दूसरे एंड को इस तरीके से अपने हाथ में पकड़ लेना है. राइट, और फिर उसे वर्ल करना है. ओके, फिर आप धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, अपना फोर्स बढ़ा रहे हो. एक पॉइंट पे आकर आपने अपना जो फोर्स है वो कांस्टेंट कर दिया, मतलब आप सेम स्पीड से उसको मूव करा रहे हो. ठीक है, देखिए ये पिक्चर. ओके, अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है. क्या हो सकती है बच्चों? प्रैक्टिकली देखना करके कि हम एक कांस्टेंट स्पीड से उसको घुमा रहे हैं, हमने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर ली. तो कम कर ली तो क्या हुआ बच्चों कि ये जो पाथ है ये थोड़ा सा छोटा हो गया. ठीक है, और स्पीड कम करी और छोटा हो गया, और स्पीड कम करते करते अगर हम रुक गए तो क्या होगा बच्चों? ये जो स्टोन है हमारे ही ऊपर आकर गिर जाएगा. बिल्कुल ऐसा ही होता है. ओके, दूसरी सिचुएशन देखते हैं. हमारा फोर्स कांस्टेंट है. ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से ये घूम रहा है, बट बीच में से ये जो थ्रेड है ये ब्रेक हो गया. ठीक है, या फिर ये स्टोन यहाँ से खुल गया. देन क्या होगा बच्चों? इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा थोड़ी देर और फिर नीचे जाके गिर जाएगा. ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो स्टोन है रिवॉल्व कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या रीज़न है? तो बोलोगे कि मैम हम ये फोर्स लगा रहे हैं हमारे हाथों से, इसलिए ये रिवॉल्व कर रहा है ना भाई. बिना फोर्स के तो कोई मोशन ही नहीं होगी. ठीक है, और हमारा फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट पाथ में मूव करता रहेगा. तो बच्चों इस फोर्स को क्या कहते हैं? यस, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. ये फोर्स कहाँ लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, इसका नाम क्या है?
सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको मूव कराने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। और कांस्टेंट अगर है फोर्स, स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या होगा? ये एक डेफिनेट पाथ में घूमेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो बच्चों जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेक्टर क्वांटिटी आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है उसमें? दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों, जो हमारी स्पीड है हम कह रहे हैं कांस्टेंट है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रही है डायरेक्शन, ठीक है ना। वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्यों हो रही है डायरेक्शन? क्योंकि हर पॉइंट पे ये सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। अब इस एक्टिविटी के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं मून और अर्थ के इस रिलेशन को। ओके, देखिए ये हमारी अर्थ है एंड ये हो गया हमारा मून, ठीक है। हमें पता है दैट मून इज ऑर्बिटिंग अराउंड दी अर्थ कंटिन्यूसली, है ना। कंटिन्यूसली ये अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो भाई क्यों कर रहा है? फोर्स कहाँ से आ रहा है? जो हमने एक्टिविटी की थी उसमें फोर्स हम लगा रहे थे। मून को फोर्स कौन दे रहा है? कौन सा ये फोर्स है? तो बच्चों ये फोर्स आ रहा है हमारी अर्थ से, ठीक है। और ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ओके। अब ये जो अर्थ है ये कांस्टेंट फोर्स इस पर लगा रही है, तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ये हमारी ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। अब बच्चों अगर अर्थ की ग्रेविटी नहीं होती, अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, तो मून इस तरीके से जाता। बट देखो यहाँ क्या हुआ? पुल ऑफ द ग्रेविटी दैट चेंजेस द पाथ ऑफ द मून। ग्रेविटेशनल जो यहाँ पे जो फोर्स लगा, इसके पुल ने क्या किया? मून की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो हर पॉइंट पे क्या हुआ? मून की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और कहाँ है ये फोर्स? टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। तो बच्चों एक और खास बात क्या है कि एक तो ये कैसा फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। एंड क्या यहाँ पे कोई कनेक्शन है? क्या कोई थ्रेड है हमारी एक्टिविटी की तरह? नो, इवन यहाँ पे एयर भी नहीं है, वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है। तो देखने वाली बात यह है बच्चों कि ये जो फोर्स है इसको किसी तरह के कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े थे, ठीक है ना। कुछ फोर्स होते हैं जिनमें कांटेक्ट की ज़रूरत होती है और कुछ फोर्सेस होते हैं जिनमें कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमारा मस्कुलर फोर्स होता है ना। किसी चीज़ को अगर हमें पुल करना है, पुश करना है, तो हमें हमारे मसल से फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। अब भाई ये फोर्स क्या बिना उसको टच किए लग सकता है? नहीं लग सकता है। लेकिन ये वाला जो फोर्स है इसमें किसी तरह के कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक और बात न्यूटन ने सोची। क्या सोची भाई? भाई जो न्यूटन थे वो पहले ही लॉज ऑफ मोशन दे चुके थे, ठीक है। तो अब याद कीजिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? दैट एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कहता है कि नेचर में अगर कोई भी एक्शन होता है ना, तो उसके इक्वली और अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन भी होता है, ठीक है। तो न्यूटन ने कहा इसका मतलब जो अर्थ फोर्स लगा रही है अट्रैक्शन का, तो क्या मून भी उस पर फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन का? जो अर्थ एप्पल पे अट्रैक्शन का फोर्स लगा रही है, तो क्या एप्पल भी उस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है? यस, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल लगा रहा है। तो यहाँ देखिए पुल ऑफ द मून एंड अर्थ ऑन ईच अदर, ओके। अब आप कहेंगे कि मैम अच्छा अगर मून भी लगा रहा है अट्रैक्शन का फोर्स, तो भाई अर्थ क्यों नहीं घूम रही? सिंपल सी बात है बच्चों, अर्थ का मास देखो, अर्थ की साइज देखो, है ना। तो अर्थ कितनी बड़ी है, ठीक है। तो उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स डिपेंड है किस पे? मास पे, ओके। तो इसलिए जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है।
और एप्पल की बात करें तो भाई एप्पल में तो बहुत ही कम मास है, उसका वेट तो बहुत ही कम है, और अर्थ का कितना बड़ा है। ठीक है, तो हमें किसका फोर्स पता चलेगा भाई? अर्थ का पता चलेगा, बाकी के ऑब्जेक्ट का तो हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, एट लास्ट न्यूटन कंक्लूडेड दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द नेचर यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, न्यूटन ने कहा कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है पूरे यूनिवर्स में। ओके, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है ये क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ओके, अब आप कहोगे कि मैम सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? हमें तो नहीं पता चल रहा है ऐसा। तो बच्चों इसके पीछे सिंपल सी बात है। एक तो क्या है कि दिस इज़ द वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बहुत ही वीक होता है, और दूसरा इट डिपेंड्स ऑन मास, है ना। तो भाई ये ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अर्थ। ठीक है, तो इसलिए हमें सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी फील होती है, बाकी ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी हमको फील नहीं होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। ठीक है, अब आते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिए थे। तो देखिए, सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी with masses capital M and small m. ठीक है, they both lie at a distance of d from the center of mass. ओके, तो ऑब्जेक्ट ए एंड बी, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम मान लिया हमने। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? d। ठीक है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, जो कहाँ होता है बच्चों? सेंटर, पता चल रहा है, मिड में। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, हम अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो कितना हो गया? F। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ठीक है, देखिए ये जो F है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड थिंग, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर हम मास को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीजेस द मास, force also increases, and if we increases the distance, force will decrease. ये है इनवर्स रिलेशन कि अगर आपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया ना तो फोर्स कम हो जाएगा। ओके, फ्रॉम बोथ दीज इक्वेशन वी गेट F इज प्रोपोर्शनल टू एम एम अपॉन डी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? F इज प्रोपोर्शनल टू एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ओके बच्चों, टू कन्वर्ट द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी नीड टू यूज अ कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, अब बात हो रही है किसकी? ग्रेविटेशन की। तो हमारा कांस्टेंट ये देखिए, ये क्या लगा दिया? कांस्टेंट F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ओके, तो G क्या है बच्चों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, स्पेशल थिंग अबाउट दिस G, कैपिटल G, दैट द वैल्यू ऑफ दिस G इज रिमेन सेम इन द एंटायर यूनिवर्स। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में सेम होती है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू किसने कैलकुलेट की? सर हेनरी कैवेंडिश, विच इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, ठीक है, तो अब भाई क्यों कैलकुलेट की, क्या ज़रूरत है? तो बच्चों देखिए, अगर हमें किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है तो हमें क्या क्या चाहिए? हमारा फॉर्मूला देखो, हमें चाहिए G की वैल्यू, M की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू एंड D की वैल्यू। अब ये वैल्यूज़ हमें पता होंगी तभी तो हम फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे ना। ठीक है, इसलिए हमने क्या फाइंड आउट किया? G का वैल्यू फाइंड आउट किया। ठीक है,
अब आगे देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। आइए देख लेते हैं। ईच ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। Each object in the universe attract every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay? अब देखते हैं बच्चों यूनिट ऑफ G. ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर जो हमने अभी निकाला है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट वो डराइव करवा सकते हैं। ठीक है, और आगे भी ये चैप्टर में काम आने वाला है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको मैं एफ और डी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, और जी एम एम इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर, ये हो गया बच्चों, देखो। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस जी को अलग कर रही हूँ, तो क्या हो गया, ठीक है, हो गया। ठीक है, एफ डी स्क्वायर अपॉन एम एम। ठीक है ना, ये एफ क्या है हमारा, फोर्स है, डी क्या है, डिस्टेंस है, और ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट के मासेस हैं, एक बड़ा ऑब्जेक्ट एक छोटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक का मास कैपिटल एम, एक का मास स्मॉल एम। तो यहाँ से आ गई हमारी यूनिट, बहुत सिंपल। देखिए, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो मीटर का क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर हो गया, और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। ओके, और हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। देखो ये -2, जब पावर ऊपर जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस में। तो ये दोनों ही क्या हो गई, यूनिट ऑफ जी। ओके, ये भी एक और इम्पॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है आपके। ठीक है, और बहुत इजी भी है, बस ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए और वो तो करना ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, कैलकुलेट द फोर्स exerted by the earth on the moon. G is 6.7 into 10 to the power minus 11. तो बच्चों पहले देखो क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें अर्थ का मास गिवन है, मून का मास भी गिवन है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास हमको गिवन है, और उनके बीच में ये डिस्टेंस गिवन है, और जी का वैल्यू तो हमें पता ही है। ठीक है ना, कांस्टेंट है। तो हम लिख देंगे द मास ऑफ द अर्थ 6 into 10 to the power 24, the mass of the moon 7.4 into 10 to the power 22 kilogram. Okay, the distance between the earth and the moon 3.84 into 10 to the power 5 kilometer. ध्यान देना बच्चों, यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। ये है किस में, किलोमीटर में, बट हमें किस में चाहिए, मीटर में, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल है। क्या करना है भाई, आपको पता है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो बच्चों देखो ये 10 टू द पावर 5 है और ये है 10 टू द पावर 3, 3 0 दिख रहे हैं ना, तो 10 टू द पावर 3 हो गई। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बच्चों, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये पावर कितनी हो गई, 5 + 3 10 टू द पावर 8 मीटर। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये हो गई हमारी जी की वैल्यू। अब क्या करना है भाई, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूला में। तो देखो फॉर्मूला काम आ रहा है, अब याद नहीं होगा तो कैसे करोगे बच्चों। ठीक है, F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख दीजिए। अब देखोगे इसको देख के मैडम हमें तो ये कैलकुलेशन देख के ही चक्कर आ गए, तो बच्चों चक्कर नहीं आना चाहिए। क्या करना है, सबसे पहले पावर्स को सॉल्व करना है। ये दोनों पावर्स प्लस में है, इन्हें ऐड कर लो, फिर इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, और ये नंबर्स हैं, इन्हें तो मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे। ठीक है, अब नीचे देखिए, ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब ये
2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पावर 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 कितनी हो जाएंगी 10 टू द पावर 16, ठीक है। 16 जब ऊपर चले जाएंगे पावर किस में बदल जाएंगी, माइनस में, ठीक है। 10 टू द पावर -16 हो जाएंगी, तो वो यहाँ पे पावर से फिर माइनस कर दोगे आप, और 3.84 इंटू 3.84 आप कर लोगे, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को आप करना, तो आपको मिलेगा आंसर 2.02 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन क्योंकि ये क्या है, फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। Thus, the force exerted by the earth on the moon is 2.02 into 10 to the power 20 न्यूटन। तो बच्चों इस तरीके के एग्जाम्पल भी आपको करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। बच्चों क्या इम्पॉर्टेंस है इसकी, तो बच्चों बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं हमारे नेचर में जिनको ये वाला लॉ एक्सप्लेन करता है, ठीक है। बिना इसके हम नहीं समझ सकते। तो देख लीजिए इम्पॉर्टेंस, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ये कौन सा फोर्स है जिसने हमें अर्थ से बाइंड करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, ठीक है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये भी ये समझाता है। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ठीक है। तो जो सिर्फ अर्थ ही नहीं लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, हम पढ़ चुके हैं, सभी ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। तो जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में, है ना, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं किसके चारों ओर, सन के चारों ओर, वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सन उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से ये रिवॉल्व कर रहे हैं। एक और पॉइंट, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, टाइड्स जानते हो आप, हाँ, जो सी में आता है वाटर लेवल एक बार ऊपर होता है फिर नीचे होता है ना, वो क्यों होते हैं भाई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मून भी अट्रैक्ट करता है अर्थ को, ठीक है। तो अर्थ का मास ज़्यादा है, अर्थ पे बहुत सारी क्वांटिटी में क्या है, वाटर है, तो अर्थ तो नहीं डिस्प्लेस हो रही, लेकिन इस मून के अट्रैक्शन के कारण जो वो वाटर है ना वो डिस्प्लेस होता है, ठीक है। तो ये अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि जो टाइड्स है उसमें किसका रोल है, उसमें भी इस ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल आता है, ठीक है बच्चों। तो आप जल्दी से देख लेते हैं समरी, हमने आज क्या देखा। तो हमने आज पढ़ा कि सबसे पहली बात तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बच्चों, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें क्या मिला था, F इज इक्वल्स टू GM अपॉन D स्क्वायर, ओके, ठीक है ना। G क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसका वैल्यू हमने देख लिया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। उसके बाद हमने यूनिट ऑफ G देख ली, ठीक है, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ओके। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल देख लिया, एंड लास्ट में हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके बच्चों। तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।